सोशल मीडिया में सर जी अपना व्यूज़ का चक्कर है सारा। व्यूज़ के चक्कर के अंदर ना कंटेंट जो है ना वो हमारा गिरता गया। अब लोग फैमिली व्लॉगिंग में चले गए, बीवियाँ दिखा रहे हैं। ये इसके पीछे जो हमारी ऑडियंस है, ये वजह है कि वो कंटेंट इस तरह का देखना चाहती है कि ये जो हमारे कंटेंट क्रिएटर थे वो उस लेवल का इंफॉर्मेशन या उस मोटिवेशन का कंटेंट नहीं बना पाते। जो कुछ आपके थिएटर में, जो कुछ आपकी मीडिया पे, जो कुछ आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे देखने सुनने को लेके चल रहा है ना, चल रहा होता है, ये आपके मुआशरे का अक्कास होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। आज के दौर में हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ना आपको इखलाकियात से गिरना पड़ता है। जब आपका मोटो, आपका गोल पैसा हो जाता है ना, तब आप इखलाकियात बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हो, मयार को लेके, इखलाकियात को लेकर, और इसका रिटर्न एक वक्त आता है जब आपको खुद भी एहसास होता है कि अगर हम देखें एक रेस है, अगर उसमें दो ओपोनेंट्स इकट्ठे स्टार्ट करते हैं ना, तो जब फिनिश लाइन में पहुंचेंगे जो उनमें से बेहतर होगा वो आगे चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर नेपोटिज्म के चलते एक बंदा रेस में आगे से स्टार्ट कर रहा है तो वो अल्टीमेटली उसने पहले ही फिनिश करना है, जिसको ज़्यादा मौके मिलते हैं। अच्छा देखें, नेपोटिज्म जो है ना, ये आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले से। एक बादशाह गया, उसके बाद उसका बेटा ही तख्त पे बैठेगा। क्यों? ये भी गलत नहीं है, वो तख्त पे उसका बेटा बैठ जाए, खैर है। लेकिन अगर वो उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर फ़कत इसलिए बैठे, अच्छा ज़ीशान भाई, आप बताएं कि हमारे ऑडियंस को कि जब से आपने स्टार्ट किया है, कौन से बड़े नाम पायनियर्स थे जो हमारे, जो कि ये सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थे, वो कैसा काम कर रहे थे, और इस टाइम जो अभी 2025 है उसमें कौन से ऐसे नाम हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आके इसमें इसको लेके चले? अच्छा भाई, मैं कोई 1970 का काम नहीं कर रहा, ये भी मुझे भी यही हुआ है, कुछ ही वक्त हुआ है, 8-10 साल सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, और वैसे इस फील्ड में 2010 से हूँ मैं। तब मैं मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में मैं उस वक्त आया था, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा था। तब मुझे अब भी याद है, आफ्ताब इकबाल साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नई इन्वेंशन की थी जब उन्होंने एक शो स्टार्ट किया, पॉलिटिकल कॉमिक शो जो था उनका, खबरनाक के नाम से। उससे पहले उन्होंने किया था हस्बे हाल भी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ वायरल जिस तरह खबरनाक हुआ। तो खबरनाक जो था उसने एक बहुत ही नई एक जहत दी, एक नया रुख दिया। वो थिएटर के लोग जिनसे सब नफ़रत करते थे, क्योंकि हमारे थिएटर का कल्चर, ये गाने जो आए इसके बाद बड़ा हो गया था ख़राब, तो उन्होंने उनको काम दिया अपने शोज़ में। अमान साहब आए और भी बहुत सारे फ़नकार। तो ये इन लोगों का ना टाइम वो था, तब बहुत ज़्यादा जा रहा था अच्छा, क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत थी। इश्क की जैसे इब्तदा बहुत अच्छी होती है ना, सेम ऐसे ही कोई भी काम की जो शुरुआत होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, लोगों को बड़ा अच्छा वो लगता है, नया टच जो होता है। तो तब ये लोग बड़े जा रहे थे हिट। सोशल मीडिया इतना आम नहीं था तब। जो सोशल मीडिया के पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े नाम थे, लाइक वकार ज़का हो गया, कुछ इस तरह के नाम थे जो यानी कि तब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे अच्छे से। बट अब सोशल मीडिया बहुत आम हो चुका है। अब तो जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब ने यूट्यूब चैनल्स अपने बनाए हुए हैं। जो किसी दौर में बुरा भला कहते थे इसको, वो भी अब इस पे आए हुए हैं। और बहुत ऐसे लोग भी आए हैं जो वाकई टैलेंटेड हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम, जैसे हमने अभी जिक्र किया था हमारे फैसलाबाद के सज्जाद जानी भाई, राना एजाज के साथ मुझे अब भी याद है, बड़ी अच्छी यादें हैं। रेडियो के हमारे सीनियर हैं वो। 2010 में हमने फैसलाबाद का एक टीवी चैनल था, उसमें हमने किया था काम। राना एजाज हमारे उस टीम में थे और हम मिल के काम करते थे। मैं बड़ा यंग था उस वक्त, 17-18 साल मेरी एज थी तब। तो बड़ा यानी कि हमने राना साहब के साथ तब से काम यानी कि किया है। वो अलग चीज़ है, मेरी तबीयत में ये चीज़ है नहीं कि ये जितने हमारे फैसलाबाद के बड़े बड़े नाम, बड़े अच्छे, अली अब्बास भाई, अली शेर भाई, ये सब दोस्त, इनके साथ हमारी 103 पे बड़ी सिटिंग्स हुआ करती थी। रेडियो का जब बूम था तब एक महफिल सजती थी। बट वो मेरी तबीयत में वो चीज़ नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी को जा के मिलना, ये वो इतना ज़्यादा वो मैं नहीं होता। सोशल अपने साथ ही मैं रहता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में तन्हासी होती है मेरी मोस्टली। लेकिन ये जो थे लोग अब हमारे शहर का फ़ख्र है, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है हर जगह पे जाके। तो सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा टैलेंट भी सामने आया है
और सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा कि कुछ ऐसा भी चीज़ें सामने आई हैं जिनको देख के क्या ही कहे इंसान। सोशल मीडिया में सर जी अपना व्यूज का चक्कर है सारा। व्यूज के चक्कर के अंदर ना कंटेंट जो है ना वो हमारा गिरता गया। अब लोग फैमिली व्लॉगिंग में चले गए, बीवियां दिखा रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं कि जो व्यूज लेने हैं इसके पीछे जो हमारी ऑडियंस है ये वजह है कि वो कंटेंट इस तरह का देखना चाहती है कि ये जो हमारे कंटेंट क्रिएटर थे वो उस लेवल का इंफॉर्मेशन या मोटिवेशन का कंटेंट नहीं बना पाते? मैं आपके इसी सवाल की तरफ ना आने वाला ही था, खुद ही मैं ये बात करने लगा था। अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। देखें, जैसे एक वक्त था ना जब कहते थे कि थिएटर बड़ा गंदा हो गया, थिएटर पे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो थिएटर चल रहा था, उसकी रीज़न थी, उसकी रीज़न लोग ही थे ना जो जाके देखते थे। वो लोग कौन थे? इसी मुआशरे के थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ आपके थिएटर में, जो कुछ आपकी मीडिया पे, जो कुछ आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे देखने सुनने को लेके चल रहा है ना, चल रहा होता है, ये आपके मुआशरे का अक्कास होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। आज के दौर में हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ना आपको इखलाकियात से गिरना पड़ता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर टैलेंट वैलेंट नहीं होता, जो एवं ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब देता हूं आपको एग्जाम्पल। आज से कुछ साल पहले एक बंदा वायरल हुआ था, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, याद है आपको? वो बंदा क्या था? कोई टैलेंट था उसमें? बस वो आ गया, उसने ऐसे किया लाहौर दा पावा अख्तर लावा, लोगों ने उसको सर आंखों पे बिठा लिया, सेलिब्रिटी बन गया वो। और उसके मुकाबले में मैं एक दिन देख रहा था, मैंने इस चीज़ को इस तरह ना, इसको क्लासिफिकेशन इसकी ऐसे की, फ़र्क देखा इसका ये कि यार एक तरफ मैंने ना वीडियो देखा, एक ना हमारे कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे, कोई बहुत अच्छी वीडियो, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, उसके नीचे मैंने देखा कोई 30-32 लाइक, 30-32 लाइक, कोई 4-5 कमेंट और 100-200 व्यूज़। नेक्स्ट वीडियो मैंने जब स्क्रॉल किया तो नीचे आ गया अख्तर लावा साहब, मिलियन व्यूज़, लाइक इतने, ये वो। अब नीचे कमेंट भी हैं। अब मैं ना देख के ना मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये हम एज अ मुआशरा हम कहाँ पे जा रहे हैं। अगर हमारे पसंदीदा लोग ऐसे हैं तो इसका मतलब समझ जाए कि हम किस तरह की कौम बन चुके हैं। जब ऐसे लोग वायरल होते हैं ना बहुत जल्दी, तो मैं सोचता होता हूँ हमेशा ये कि इसमें उन लोगों का कसूर, अच्छा वो तो बेचारा सादा सा है कि इंसान है ना, उसने तो एक एम ही आगे आइटम की और हमने उसको, बनाने वाले कौन है? हम लोग ही है ना जो उसको देखते हैं। अच्छा काम हम देखना पसंद करते नहीं है, अच्छा काम दिखा। अब सज्जाद जानी को इस वक्त लोग देखते हैं, जानते हैं, लेकिन सज्जाद जानी को एमए नहीं लोगों ने आके देख लिया। उसके पीछे उसका बहुत 20 साल सफर है यार, जिसमें उसने बहुत स्ट्रगल की है, बड़ा रुला है वो इंसान, बहुत 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 हार्ड टाइम उसने देखा है। आज आके लोगों ने उसको माना है। लेकिन अख्तर लावा को लोग पहले ही बार देख के कहते हैं बल्ले बल्ले। इस तरह की मिसालें हैं बहुत सारी। तो लोग उनको अब चाहत फतेह अली खान को लोग बड़ा करते हैं पसंद। क्या है वो मौसीकी, आपको पता ही है उसकी क्या है, लेकिन हमने उसको भी बना दिया है अब स्टार, ये वो सब कुछ। तो जब हमारे और बड़े बड़े, अच्छा इतनी दुख की बात ये कि बड़े बड़े न्यूज़ एंकर, बड़े बड़े चैनल उनको एज अ गेस्ट अपने शोज में बुला रहे हैं, जानते वो भी हैं कि हकीकत क्या है। अब आपकी बात हुई टीआरपी, व्यूज का चक्कर है सारा, डॉलर की सारी गेम है। जब आपका मोटो, आपका गोल पैसा हो जाता है ना, तब आप इखलाकियात और टैलेंट और अच्छाई, इन सारी चीज़ों को नहीं देखते। फिर आप ये देखते हैं कि भाई ये व्यूज़ कैसे आएंगे, डॉलर कैसे आएंगे, टीआरपी कैसे आएगी, फिर आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो। जब आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो तो आप खुद को और अपने उस काम को भी बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हो, मयार को लेके, इखलाकियात को लेकर, और इसका रिटर्न एक वक्त आता है जब आपको खुद भी एहसास होता है। सर जी आपने अभी टैलेंट का जिक्र किया, अगर हम देखें एक रेस है, अगर उसमें 2 ओपोनेंट्स इकट्ठे स्टार्ट करते हैं ना, तो जब फिनिश लाइन में पहुंचेंगे जो उनमें से बेहतर होगा वो आगे चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर नेपोटिज्म के चलते एक बंदा रेस में आगे से स्टार्ट कर रहा है तो वो अल्टीमेटली उसने पहले ही फिनिश करना है। जिसको ज़्यादा मौके मिलते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे आधे घंटे में सिनेरियो चेंज हुआ, तो जो आपके नेपोटिज्म के चलते पहले हैं वो तो टैलेंट को आगे नहीं आने देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे यंग ब्लड है या जिसमें टैलेंट है वो क्या ऐसी टेक्निक्स अपनाए ताकि वो उसको वो आगे ग्रो कर सके? अच्छा देखें, नेपोटिज्म जो है ना, ये हमारे इंडो पाक में, बड़े सगीर में ये चीज़ है, आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले से है। ठीक है, आप देख लें फॉर एग्जांपल जितने लोगों ने बादशाहत की है, एक बादशाह गया, उसके बाद उसका बेटा ही तख्त पे बैठेगा।
क्यों? ये अगर अच्छा ये भी गलत नहीं है, वो तख्त पे उसका बेटा बैठ जाए खैर है, लेकिन अगर वो उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर फकत इसलिए बैठे, जैसे अब बिलावल भुट्टो हैं जी, वो बहुत अच्छे हैं, मैं ये उनकी कोई बुराई नहीं मैं कर रहा, लेकिन बिलावल भुट्टो अभी 10 साल के थे तो लोग कह रहे थे कि आने वाला चेयरमैन ये होगा। क्यों? क्या पीपल्स पार्टी में उनसे अच्छे सियासतदान नहीं है? एतजाज एहसन साहब, कमर जमान कायरा, कितने बड़े बड़े लोग और बहुत मिच्योर पर्सन, जिनकी बात को जो उनके मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो भी एक अहमियत देते हैं। लेकिन क्यों? अब ये नेपोटिज्म ही है ना बेसिकली, हमारी पॉलिटिक्स में भी है, हमारी फैमिलीज में भी है। आप देखते हैं हमारे मुआशरे में जाके आप देख लें हर जगह पे, तो मीडिया में कैसी ना जी कौन से स्टेप्स उठाए जाएं जिससे ये जो यंग ब्लड है जो टैलेंट के चलते उसको आगे उसके रास्ते उसके क्लियर मिलते जाएं, उसको ये स्ट्रगल ना हो। आज के दौर में ना एक चीज तो मैं ये बोल दूं बाजे, जहाँ पे ये सारी बातें हमने की हैं कि ये कुछ खामियां हैं, एक चीज मैं बोल दूं बाजे, अगर आज के दौर में कोई इंसान ये कहता है, कोई लड़का लड़की जो कोई भी हो, कहता है मेरे अंदर ये टैलेंट है, और वो ये कहे कि भाई मुझे कोई मौका नहीं मिला, तो मुझे ये लगता है कि वो टैलेंटेड है ही नहीं, उसमें दम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये स्क्रीन, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ऐसी एक चीज मिल गई है, अगर आपके अंदर दम है ना तो ये आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है। सही वक्त लगेगा, ये एक है बात, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट वाकई है, जेन्युइन है, दम है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे ना जाएं। लेकिन आप यही अगर देखते रहे कि मुझे वो वाला चैनल बुला ले या मुझे ये हो जाए, मुझे कोई आसरा मिल जाए, जब आप डिपेंडेंट होकर रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ज़ीशान भाई, मोइन अख्तर साहब का एक कॉल है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स एंड रिग्रेट्स, यानी कि एक ऐसी डिज़ायर और एक ऐसा रिग्रेट जो ज़ीशान है समझता हो, हमारे प्लेटफॉर्म से शाम स्पीक्स के हमारे ऑडियंस को बताएं जो रह गया हो। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जिक्र किया मोइन अख्तर साहब का, मैं मोइन अख्तर साहब के लिए ये कहना चाहूँगा, हमारे मुल्क का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके अंदर जब आप चले जाएं ना दरवाज़ा खोल के, तो आपको इतना अलग स्टाइल, अलग अलग काम मिलेगा ना, इतना सब कुछ आप देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे। तो आपके प्लेटफॉर्म से खिराज तहसीन पेश करते हैं मोइन अख्तर साहब को, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, और आपका काम ऐसा कि आपको सदियों याद रखा जाएगा। अच्छा, अब आपने बात की डिज़ायर की। अच्छा श्याम भाई, जो इस फील्ड में मैं आया हूँ ना, इसका रीज़न हरगिज़ कोई गोल नहीं था ऐसा कि यार ये करना है या ये लेना है, कोई ऐसी ख्वाहिश दुनियावी नहीं थी। सही। इस फील्ड में आने का मकसद पैशन था फ़कत मेरा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ़नकार जो है वो कभी भी बनता नहीं, फ़नकार जन्म लेता है, वो पैदा होता है, पैदाइशी। जब मैं छोटा सा था तब से ही मेरे अंदर ये चीज़ थी, मैं जो फ़नकार है वो पैदा होता है, यानी कि मेरे अंदर शुरू से ये जरासीम थे मुझे, यानी कि ये शौक़ थे। तो फिर अल्लाह ने फिर ऐसा नसीब में लिखा था, वो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई कि हम यहाँ से फैसलाबाद और आए भी उस शहर में जो टैलेंटेड है, और आते ही रिहाइश मेरी सबसे पहले उस इलाके में हुई, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, मायरी झुग्गी में। और वहाँ पे मेरे दोस्त सबसे पहले वो बने जो खुद सिंगर थे, फ़नकार थे। तो ये यानी कि ना अल्लाह ने एक वो सिस्टम एक बनाया हुआ था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाना था। तो जहाँ से जो आपका सवाल था रिग्रेट एंड डिज़ायर का, तो जो मैंने बात स्टार्ट की, कोई दुनियावी कोई ख्वाहिश थी नहीं, चूँकि ये शौक़ था, बचपन थे, तो दुनियावी कोई ख्वाहिश रखी नहीं। काम को लेके तो हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हमारा जो काम है वो अच्छा और वो दुनिया तक पहुँचे, बस ये रहा। और जब अमान साहब के साथ, जैसे मैंने आपको वो स्टोरी शेयर की, अमानुल्लाह खान साहब के साथ वो जो एक दिन था, जो मुलाकात थी, वो मुझे लगता है कि सारी ही ख्वाहिशें फ़न को लेके मेरी पूरी हो गई। बाकी दुनियावी लिहाज से देखें तो यू नो वेरी वेल कि आप किसी भी फील्ड में हो तो 100 ख्वाहिशें बनती भी हैं, रोज़ पूरी भी होती हैं। एक जब होती है पूरी, फिर उसको कुछ अरसे बाद अगली, आज मेरे पास साइकिल है, मैं कल को कहूँगा यार मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आने के कुछ अरसे बाद कहूँगा गाड़ी आ जाए। तो ये चलती रहती हैं दुनियावी। और रिग्रेट को लेके जो आपने कहा, रिग्रेट हमेशा से रहा है, वो यही रहा है कि जितना हमने किया और जितने मौके थे और जितने लोग हमारे साथ काम करना चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, जिसमें कुछ हमारी ओर से थे, कुछ सामने से थे, कुछ हमारा सिस्टम ऐसा था, सिंपल कहूँ कुछ मुनाफिकीन थे जिनकी वजह से वो नहीं हो सका, वगरना आज हम एक बहुत अलग मुकाम पे होते। लेकिन एट द एंड मैं कहूँगा कि जहाँ भी रखा है खुदा ने सही रखा है, वो बेहतर जानने वाला है और उसका फ़ैसला यकीनन सबसे बेहतर होता है। इसी में बेहतरी होगी। अल्लाह का लाख शुक्र, आज जहाँ भी हैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ज़ीशान भाई, मेरा एक थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है। देखिए, हम
एज ए आइडियोलॉजिकली और सकाफत के लिहाज से मुस्लिम है, और हम में उसमें पर्दा इस्लाम बातें करते हैं, जो कि ये सोशल मीडिया और इस टाइप को सपोर्ट नहीं करता। जबकि अगेंस्ट हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर है, उनके कल्चर में भी ये सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कि टैलेंट हमें आता है, ऊपर निकल जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक हमारे पास विंडो क्लोज होती है हमारी यहाँ पे, जिस वजह से कि हमारा आइडियोलॉजिकली वो चीज़ें मैच नहीं होती? अच्छा, ये जो आपने सवाल किया ना, ये बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। मैं अपनी नाकस अकल के मुताबिक थोड़ा बहुत इस पे बोलूँगा। देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं ये कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टैलेंट के हवाले से जो उनके धर्म का हिस्सा है, उनके मज़हब का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो छोटा सा होता है तो अपने घर में सुबह सुबह के वक्त क्या सुनता है? भजन। वो भजन एक बाकायदा एक राग में होता है, जो म्यूजिक का एक राग होता है, उसमें जो ताल लगा होता है, 3 ताल लगा होता है, एक बाकायदा वो क्लासिकल चीजें, वो बचपन से उसके ब्रॉटअप, चाहे उसने म्यूजिशियन ना भी बनना हो, लेकिन उसकी हाव नाव में वो चीजें आ जाती है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं आप जो सुनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रह जाता है, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे रहता है। तो उनका यानी कि ये मैंने आपको दिए एग्जाम्पल, वो चीज़ें यानी कि उनका उनके धर्म का हिस्सा है। फिर उसके अलावा वो उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, उनका मुल्क बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास बड़ी है, बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे हो रहा है, उसकी निस्बत हमारे वो चीज़ें कम है। अब आपने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, ये मैं ये समझता हूँ मेरी नाकिस अकल के मुताबिक, इस्लाम को पोर्ट्रे जो किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं गलत किया गया है। क्या रीज़न है इसकी? आप एक बार खुद गौर करें। पूरी दुनिया में जो बंदा दाढ़ी वाला होता है, मुसलमान होता है, उसको लेके लोगों की नज़रें क्यों मशकूक रहती हैं? सही। क्या बात है इसकी पीछे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारी जो मुसलमान है, हमारी ये खामी है कि हमने अपने आप को सही तरह लोगों को बताया ही नहीं है। आप जितने भी लोग इस्लाम को जानते हैं सही मानों में, वो इस्लाम नहीं जो गली मोहल्ले के किसी बंदे ने उठ के आपको बता दिया, जिसकी खुद कोई सर्च नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। हर दूसरा बंदा तो यहाँ पे अपने नाम के साथ मौलवी लगा लेता है, जबकि मौलवी एक बहुत बड़ी पोजीशन का नाम है, बहुत बड़ा मुकाम है, मोतबर मुकाम है। यहाँ पे हर बंदा मौलाना मौलवी बन जाता है और इस्लाम का ठेकेदार बन जाता है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली जो इस्लाम लोगों के देखें, आज हम सब ये कहते हैं ना कि यूरोप के मुल्कों में बड़ा इंसाफ है, बड़ा अच्छा माहौल है, ये वो, उन लोगों ने अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे किया, अच्छा बन के दिखाया है, तो आज हम उनको अच्छा बोल रहे हैं। हमने क्यों नहीं लोगों को दिखाया, दुनिया को, कि हम भी अच्छे हैं? सही। मुझे नहीं लगता इस्लाम से अच्छा दुनिया में कोई मजहब है। exactly. लेकिन अगर इस्लाम को सही मानों में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो जी। लेकिन यहाँ पे हमने इस्लाम को पता नहीं क्या बना दिया, इतना सख्त और इतना ये, यानी कि मैं अक्सर सोचता हूँ अल्लाह के बारे में जब बात करते हैं, मुझे नहीं लगता इंसान के लिए सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मोहब्बत करने वाला, सबसे अच्छा मुश्किल वक्त का साथी अल्लाह के अलावा कोई और है, कोई भी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे जो पोर्ट्रे किया हुआ है, जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, अल्लाह पता नहीं कोई एक बहुत सख्त, कोई एक ऐसी हस्ती है जो बहुत सख्त है, बहुत ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 70 माँ जितना प्यार करता है, हम बच्चे को ये बताते हैं, एक माँ अपने बच्चे को किस तरह मोहब्बत से नवाजती है, और 70 माँ जितना वो प्यार कर रहा है, वो कितनी मोहब्बत करता होगा आपसे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खामी है कि हमने इस्लाम को पोर्ट्रे ही सही तरह नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुस्लिम और इस्लाम को लेके लोग ना इस्लामोफोबिया में मुब्तला रहते हैं, टेरर को हमारे साथ जोड़ देते हैं, क्या क्या कुछ वो करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही खामी है। ज़ीशान भाई, हमने जैसे जिक्र किया कि आप म्यूज़िक को भी देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं, इसमें आपने क्या क्या अचीव किया, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस? अच्छा, ये मैं जैसे आपको मैंने ये बताया कि बचपन से जब आप पैदा होते हैं ना, आर्टिस्ट जन्म लेता है, तो तब से ही ये चीज़ें आपके अंदर होती हैं। स्कूल लेवल से ही, स्कूल में वो जो कौमी तराना पढ़ना, असेंबली में दुआ पढ़ना, जो भी कंपटीशन होते थे नगमों के 14 अगस्त पे, उनमें पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ों में मैं रहा हूँ, तो वो थोड़ा बहुत ये शौक़ तो था। आज भी मैं म्यूज़िक के शोज़ भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं खुद को इतना अच्छा सिंगर समझता नहीं हूँ। आई एम अ गुड परफॉर्मर, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बस वो नॉर्मल ही हूँ मैं, बट आई एम अ गुड परफॉर्मर। हाँ, म्यूज़िक बनाना, म्यूज़िक को डायरेक्ट करना, म्यूज़िक में चीज़ों को अरेंज थोड़ा बहुत करना, उसकी शायरी को लेके, उसके आइडिया को लेके, उसके ख्याल को लेके, ये मेरा काम रहा है। लिखने के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज़, और एक प्ले भी मैंने लिख के रखा हुआ है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने मेरे साथ ये डील की थी, बट वो फिर बाद में कोविड आ गया था, तो वो मेरा अभी
पढ़ा है वो इंशाल्लाह ताला कभी मंजर आम पे मैं लाऊंगा। उसके अलावा सॉन्ग्स को लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ कलाम हैं जिनमें कुछ नात शरीफ हैं, कसीदे हैं, कुछ गज़लें हैं, ऐसी यानी कि चीज़ें मैंने लिखी जो कि बहुत बड़े बड़े मशहूर जो सिंगर्स हैं उन्होंने गाई भी हुई हैं। कवाल हजरात हैं उन्होंने गाई हैं बहुत। मेरा कवाली के साथ ताल्लुक़ रहा है बहुत ज़्यादा। कवाली मैंने ख़ुद भी की है, कवाली में मैंने बहुत सारा काम भी किया है, लिखने को लेके, म्यूज़िक को लेके। तो म्यूज़िक के साथ जो मेरा टाइम है ना वो सूफ़ी इज़्म में गुज़रा है ज़्यादा। तो वो जो एक मेरी एक वो लॉ है ना एक रब के साथ, तो उसमें मुझे बड़ा इसमें वो मिलता है सुकून। तो म्यूज़िक का जो सफ़र है ये 2010 से भी पहले बचपन से यानी कि इसकी वो एक चीज़ शुरू थी। जैसे मैंने बताया जब हमने मूव किया, माइग्रेट किया फैसलाबाद में, तब जो दोस्त बने स्टार्ट में वो भी उनका भी ताल्लुक़ म्यूज़िक से था। तो फिर वो म्यूज़िक के साथ जुड़त ऐसी हुई जो आज तक कायम और शायद कभी टूटे ना। ज़ीशान भाई आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, आपकी हमने स्टोरी भी सुनी सारी। एक जो हम लेसन मैंने ख़ास तौर पर देखा है कि अक्सर हम लोग ना 1-2 साल की स्ट्रगल के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपने देखा कि आप बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे लेकिन आपने अपने पैशन को परस्यू किया और उसमें माशाल्लाह आप सक्सेसफुल भी हैं, आज आपका नाम भी है। तो हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि एक पैरोडी में क्लोज करते हैं। जी ज़रूर। अच्छा, आपने जो पहले बात की बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी अगर करना चाहते हैं, एक मेरी बात याद रखिएगा, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, ये ना मिलेगी दोबारा। तो मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान ऐसा हो जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अस्पताल की किसी टूटी हुई मेज़ पे बैठा ये कह रहा हो कि काश ये कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेता। ज़िंदगी में काश कहने की नौबत ही ना आए। तो अपनी ज़िंदगी में अब जो करना चाहते हो कर लो भाई, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी। ये वक्त जो है ना सबसे कीमती चीज़ ये है। आज आपको लगता है मोबाइल कीमती है, पैसा कीमती है, घर कीमती है, ये कीमती है, वो कीमती है, आपका वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। तो इसमें जो करना चाहते हो कर लो। पैसे वगैरह ये सब कुछ, ये कुछ भी आपको नहीं देते। आपको ना सुकून मिलेगा ना खुशी मिलेगी, वो तब ही मिलेगी जब आपके अंदर का इंसान खुश होगा। तो यही सबसे अहम बात थी जो मैं बताना चाहूँगा। और पैरोडी अब मैं क्या क्या आपको सुनाऊँ। खैर वो हमारी एक टीम होती थी शहर फैसलाबाद की जो कि बात की, और फैसलाबाद शहर जो इसको पूरी दुनिया मानती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शहर टैलेंट के हवाले से ज़रखेज़ इसकी मट्टी है। तो फैसलाबादियों के नाम ही ये एक सॉन्ग है, पैरोडी सॉन्ग। ये बड़ा वायरल भी हुआ, हमारा जानी भाई के शो में भी ये हमने परफॉर्म किया था। तो फैसलाबाद कितना अच्छा शहर है, फैसलाबादी लोग कैसे होते हैं, आपकी जो ऑडियंस है जो फैसलाबाद से बाहर देख रही है उनको हम ज़रा बता देते हैं। फैसलाबादी बड़े सवादी, फैसलाबादी बड़े सवादी, ए जुगता चेज़े देने आती, फैसलाबादी बड़े सवादी। हर कोई संगीत नू चाहुंदा ए, इथे बच्चा बच्चा गाउंदा ए। हर कोई संगीत नू चाहुंदा ए, बल्कि नहीं मैं कहूँगा ऐसे कि हर कोई संगीत नू चाहुंदा ए, इथे हर अताई भी गाउंदा ए। लंगर तो ना शर्मांदा ए, लंगर तो ना शर्मांदा है, भाਵੇਂ हो जावे फिर वाया बादी, फैसलाबादी बड़े सवादी। लव यू ऑल। तो जी इसी पे क्लोज करते हैं। आपको ये हमारी पॉडकास्ट कैसी लगी, आपके कमेंट्स का, आपकी राय का हमें इसका इंतजार रहेगा। आपने इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, दीजिए शाम में इनको और हैदर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।